नमस्कार, आपके अपने चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी श्रृंखला लेकर चल रहा हूं और संज्ञा सर्वनाम जो कि विकारी अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए इन टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव, विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। मैं जब संज्ञा सर्वनाम पढ़ा रहे थे तो मैं संज्ञा का परिभाषा बताया था, संज्ञा किसे कहते हैं ये चर्चा किया था और बताया था कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, मतलब दुनिया में जो किसी का नाम है वो संज्ञा है। जो किसी का नाम हो क्या है, संज्ञा है। मैं चर्चा किया था, मार्कर संज्ञा है, चश्मा संज्ञा है, बुक संज्ञा है, व्हाइट बोर्ड संज्ञा है, ठीक है, दीवार संज्ञा है, फैन संज्ञा है, इसकी चर्चा किया था। तो कोई भी वस्तु, स्थान और भाव के विचार जो घोतक है, ठीक है, वो क्या है मित्रों, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है कि संज्ञा है। मैं इसकी चर्चा अभी मैं पहले ही कर दिया हूं। फिर प्रश्न आता है बुढ़ापा में कौन से संज्ञा है, यहां हम समझेंगे। मैं ये बताया था कि जब मूल शब्द में त्वा या ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहां पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है। वहां पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है। ता उसके बाद पा भी जोड़ते हैं, ता और पा अगर मिल गया कहीं तो अधिकांशतः भाववाचक संज्ञा में त्वा प्रत्यय और पा प्रत्यय मिलता है। यहां पर देखिए बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताया था जो किसी व्यक्ति में स्वयं का नाम हो, मैं एक जाति का बोध कराता हो, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा ये पर्सनल जिसका नाम हो, मैं चर्चा किया था। तीसरा क्या है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, देखिए, जब हम कारक आपको बताए थे, कारक चिन्ह में कारक की विभक्ति बताए थे, कितने कारक हैं, 8 कारक, और 8 कारक के विभक्ति की चर्चा किए थे। उस विभक्ति को हम कारक चिन्ह भी कह सकते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। उस कारक चिन्ह को हम परसर्ग भी कह सकते हैं और विभक्ति भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को कारक चिन्ह कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो मैं चर्चा किया था कि हे, अरे, वाह के साथ अगर संबोधन का निशान, और संबोधन का निशान ये है, संबोधन का निशान आ जाए या हे अरे वाह आ जाए तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होता है मित्रों, तो देखिए हे आ गया, उसके साथ संबोधन का निशान आ गया, तो कौन सा कारक है यहाँ पर, संबोधन कारक है। कौन सा कारक है यहाँ पे, संबोधन कारक है। फिर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए फिर यहां पर भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। भाववाचक संज्ञा दो चीज मुझे प्राप्त कर, दो चीज मुझे पहचानना है, केवल 2 चीज पहचानना है। एक तो मूल शब्द में, किस शब्द में भैया, मूल शब्द में मित्रों, मूल शब्द में अगर त्वा या पा प्रत्यय पा जाओगे तो वहां पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। अब देखिए निम्नलिखित में भाववाचक पूछा है, क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वीर बिल्कुल नहीं है, मनुष्य नहीं है, गुरु नहीं है। देखिए ताप आगे, और ता भी मैं बताया था कि त्वा, ता और पा, त्वा ता पा
त्वा ता पा, अगर ये पा जाओगे मूल शब्द में, देखिए शत्रु क्या है, जो शत्रु है ये शत्रु मूल शब्द है। शत्रु क्या है, शत्रु मूल शब्द है। और इसी शत्रु में अगर ता प्रत्यय जोड़ देते हो, ता प्रत्यय जोड़ देते हो मित्रों, ता प्रत्यय जोड़ देते हो तो हो जाता है शत्रुता। क्या हो जाता है, शत्रुता हो जाता है। ठीक है, शत्रुता। और ये ता आया इसीलिए कौन सी संज्ञा है, तो शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए जातिवाचक संज्ञा बताइए। इसमें जाति का बोध, देखिए एक एक ऑप्शन का, हर एक ऑप्शन का मैं चर्चा करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर करवाया था वो दोबारा क्लियर हो जाए, वो दोबारा आ जाए आपके समय में। देखिए क्या बताया था, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए लड़का, श्याम, राम और दुख। देखिए अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होगा, किसका बोध होगा, नाम का बोध होता है। ठीक है, नाम का बोध होता है तो वहां हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए तो श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां गलत हो गया। राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां गलत हो गया। अब प्रश्न में दो ही ऑप्शन बच रहा है, लड़का और दुख। क्या बच रहा है, लड़का और दुख। दुख, सुख, ये सब भाववाचक संज्ञा है। दुख सुख क्या है, दुख और सुख भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब आप ये कह सकते हो कि जब दुख भाववाचक संज्ञा है तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या, लड़का, लड़की। ठीक है, ये कौन सा संज्ञा है, तो लड़का या लड़की जातिवाचक संज्ञा है। लड़का या लड़की जातिवाचक संज्ञा है मित्रों। दुख, ठीक है, सुख, ये कैसे संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है मित्रों। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, यहां पर गौर करने वाली जो बिंदु है, जो गौर करने वाली बिंदु है, वो बिंदु का नाम है के लिए। और के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। सभी कारक चिन्ह हम 8 कारक चिन्ह की चर्चा कर चुके हैं। और जो नए व्यूअर जुड़े हैं आज के टाइम में, कल के टाइम में जो नए व्यूअर जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो पिछला वीडियो, पिछला लेक्चर जरूर देखें, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो जो के लिए है, मैं के लिए कर्ता का चिन्ह, देखिए कर्ता का कारक चिन्ह क्या बताया था, तो कर्ता का कारक चिन्ह बताया था कर्ता ने। कर्ता का कारक चिन्ह क्या हो गया मित्रों, तो कर्ता ने। और कर्म का कारक चिन्ह क्या बताया, कर्ता ने कर्म को, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद करण से, मैं बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान, संप्रदान के लिए अपादान, देखिए संप्रदान, संप्रदान के लिए, ठीक है, मिल गया। अपादान, अपादान से, और ये से क्या होगा, अलगाव के लिए होगा। किसके लिए होगा, अलगाव। ये से क्या, किसके लिए होगा, ये से साधन के लिए होगा। किसके लिए होगा, साधन। अब प्रश्न पूछा है, प्रश्न पे आइए, के लिए किस कारक का, किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो के लिए आ जाए। देखिए के लिए किसके लिए मिल गया, संप्रदान, मतलब के लिए विभक्ति किस कारक का है, के लिए परसर्ग किस कारक का है, तो के लिए परसर्ग या विभक्ति किसका है, संप्रदान का है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों, तो ए सही है। अब जो लास्ट प्रश्न है, देखिए जो 7वां प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, यहां पर। अब जो वाक्य में पर आया है, पर में कौन सा कारक चिन्ह, ठीक है, पर किस कारक का चिन्ह है, किस कारक का पर विभक्ति है, किस कारक का पर परसर्ग है। देखिए मैं पर, मैं पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में है, आप लोग देखे होंगे तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा। मैं पर,
मित्रों चर्चा किया था कि एग्जाम्पल भी दिया था कि पुस्तक मेज पर रखा है। एग्जाम्पल दिया था पुस्तक मेज पर रखा है। ठीक है, पुस्तक मेज पर रखा। अब यहां प्रश्न करेंगे, देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रश्न सॉल्व करेंगे आप। करण हो सकता है नहीं, क्योंकि कर्ण कहां आएगा, से पर। चलिए, अपादान ये भी नहीं हो सकता क्योंकि से। और पूछा क्या है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। संप्रदान का क्या होगा, अभी चर्चा की हो, के लिए। संप्रदान का क्या होगा, के लिए। ठीक है, ये भी गलत है। और कर्ता, तो कर्ता भी गलत है। कर्ता भी क्या है, गलत है। कहने का मतलब ये प्रश्न ही गलत था। अब यहां पर जो चौथा आंसर है डी के हम आंसर में लिख देते हैं अधिकरण। अब ये प्रश्न सही हुआ, अब ये ऑप्शन सही हुआ। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं और वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है, तो में और पर होता है अधिकरण का कारक चिन्ह। ठीक है, अब यहां पर है तो यहां पर में कौन सा कारक है, तो अधिकरण है। मित्रों क्या है, अधिकरण है। क्वेश्चन क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या इनमें जो भी 4 विकल्प दिए हैं, क्या, कुछ, कौन, यह, इसमें कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए मैं बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताया था, जिसमें निश्चय का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे हमने कह दिया कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब यह क्या है, यह जो घर मेरा है ये निश्चय का बोध करा रहा है, ये निश्चय ही मेरा घर है। ठीक है, तो जिसमें निश्चितता का बोध कराए वो हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए तो जो क्या है, ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कौन ये भी प्रश्न कर रहा है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यह घर मेरा है, यह हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या, कब, कौन, कैसे, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वो प्रश्न करने लगते हैं, और प्रश्न करने वाले शब्द हमेशा कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। ठीक है, नंबर 1 जो पहला ऑप्शन है, जो, कोई, कौन, वह। जब हम आपको सर्वनाम पढ़ा रहे थे, जब सर्वनाम का चर्चा चल रहा था, उसमें 2 ही शब्द बताए थे। क्या बताए थे कि अगर वाक्य में जो सो, अगर वाक्य में जो सो शब्द आए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा नाम होता है, संबंधवाचक। तो 2 शब्द याद कर लेना, और दोनों शब्द का नाम है जो सो। क्या नाम है मित्रों, जो सो कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए अब जो मिल गया, तो जो कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई, अब कोई आ गया, कोई कौन सा सर्वनाम है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने कहा, जैसे सीता ने कही, सीता क्या कही, बिटिया
गेट पर कोई आया है। सीता अपने बच्ची से क्या बोल रही है कि गेट पर कोई आया है, मतलब कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, कोई कुछ ये कंफर्म नहीं है, ये निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाची सर्वनाम है। ठीक है, कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाची सर्वनाम है। चलिए, कौन क्या करता है? कौन प्रश्न करता है, तो जो शब्द प्रश्न करे वो हमेशा 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 सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन गया, जैसे हमने आपसे कहा कि सोहन ये बताओ मार्केट कौन गया, कौन गया, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। ठीक है, तो आप बताते हो कि सोहन बाजार गया। ठीक है, लेकिन मैं प्रश्न करूंगा कि ये बताओ मोहन कि बाजार कौन गया, तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। हमने कहा क्या आप दूध पिएंगे, तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं क्या आप दूध पिएंगे, तो क्या है? क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कब जाओगे, कब आप कब जाओगे, आपसे भी मैं प्रश्न कर रहा हूं, तो कब क्या है? ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो क्या, कब, कौन, कैसे, यहां समझ लीजिए, क्या, कब, कौन, कैसे। देखिए, क्या, कब, कौन, कैसे, क्या, कब, कौन, कैसे। क्या, कब, कौन, कैसे, ये कैसे शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। और जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? कौन सा सर्वनाम होगा? तो सर्वनाम होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब देखिए कौन, तो कौन प्रश्नवाचक शब्द है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। वह, ठीक है, वह भी निश्चयवाचक, यह, वह, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन कौन? यह और वह, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हमने कहा कि वह घर मेरा है, वह कार मेरी है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब देखिए, संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मित्रों, हम आपसे ये बताए थे कि विशेषण किसे कहते हैं। हम आपको विशेषण का परिभाषा बताए थे कि विशेषण किसे कहते हैं, तो बताए थे वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता, विशेषता, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, उसे, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अब देखिए, क्रिया बिल्कुल नहीं, अव्यय बिल्कुल नहीं, विशेषण ये सही है। इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही है, विशेष, विशेष भी नहीं सही है। अब देखिए, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? कार्य करने की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ना, लिखना क्या हुआ? क्रिया। पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया। ठीक है, पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। अब क्रिया हो गया। अव्यय क्या होता है? अव्यय जिनका अव्यय ना हो, जो आधिकारी शब्द होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। जो आधिकारी शब्द होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। आप अव्यय कहिए, आधिकारी कहिए। चलिए, अब देखिए, विशेषण आप जान गए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष, विशेष क्या होता है? जो संज्ञा है, जो संज्ञा है या जो सर्वनाम है, जो संज्ञा है या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहा जाता है।
कर्ता को विशेष कहा जाता है। आप कर्ता बोलो या संज्ञा बोलो या सर्वनाम बोलो या विशेष्य बोलो, तीनों या चारों का एक ही अर्थ होगा। संज्ञा मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे सोहन जा रहा है तो सोहन क्या हुआ, सोहन भी कर्ता हुआ और सोहन ही विशेष्य है। सोहन बाजार जा रहा है, सोहन नाम भी है, सोहन संज्ञा भी है, सोहन कर्ता भी है और सोहन विशेष भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कुछ यहां पर गौर करने वाली बात यह है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो कुछ शब्द में विशेषण है, मतलब रेखांकित शब्द में विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिनका अपना गुण हो। जैसे क्या, जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको, बहुत फास्ट पढ़ाता हूं, बहुत तेजी से पढ़ाता हूं, मेरा गुण है। ठीक है, कोई शराब को स्लो पढ़ाते हैं, उनकी गुण है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। ठीक है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है। ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक विशेषण है। इसमें क्या कुछ तो गुणवाचक विशेषण बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत। देखिए, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये गौर करिए। कुछ का मतलब, इस ऑप्शन को छोड़िए, अभी चर्चा कर रहा हूं। ये ऑप्शन देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। तो जो परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाण का मतलब होता है मित्रों मात्रा। परिमाण का क्या मतलब होता है, मात्रा। ठीक है, अब जैसे हमने कहता है लीटर, कुछ लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, तो ये मात्रा बताता है। हमको क्या बताता है, मात्रा बताता है। तो यहां पर ना तो कोई सामान का नाम है, ना तो कोई पेय पदार्थ है, कोई वस्तु का नाम है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा। अब प्रश्न आता है सार्वनामी विशेषण, जिनके सभी नामों पर प्रयोग किया जाए सार्वनामी विशेषण होता है। प्रश्न बनता है, जो आपका ग्राम है उसका आंसर क्या है मित्रों, तो उसका आंसर सी है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने कहा एक काम करिए, कुछ आम ले आओ, कुछ आम ले आओ। अब जब आप मार्केट जाते हो तो कुछ आम लाते हो, उसकी कोई संख्या नहीं है। तो ऐसे प्रकार के शब्द को, इस प्रकार के जो है संज्ञा को, इस प्रकार के सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और इसी को विशेषण कहते हैं। अब जो मेरे मुंह से अभी संज्ञा निकला है, सर्वनाम, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम का ही विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम का ही विशेषण बनता है और संज्ञा और सर्वनाम का ही विशेषता बतलाई जाती है मित्रों। अब देखिए, जो 12वां प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। आप लोग को क्रिया भी पढ़ा दिया गया है, क्रिया पढ़ाया गया है। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, ये सारी चीजें बताई गई है। अब प्रश्न आता है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। क्रिया के साथ साथ हम आपको काल भी बताए थे। क्रिया के साथ साथ मित्रों आप काल की चर्चा भी किया गया था। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वर्तमान काल, जो दूसरा प्रकार है भूतकाल, जो तीसरा प्रकार है भविष्य काल। अब देखिए, अभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। देखिए, अब वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, 5। भूतकाल के कितने प्रकार हैं, 6। भविष्य काल के कितने प्रकार हैं, 3। देखिए यहां पर, देखिए हमारे प्रिय स्टूडेंट, प्रिय बच्चे, देखिए भविष्य काल कई एनसीईआरटी में, भविष्य काल एनसीईआरटी में भविष्य काल के 3 प्रकार दिए हैं। और जो वैसी शिक्षा किताब छापती है उसमें भविष्य काल के 4 प्रकार दिए हैं। अब यहां पर मुझे ना तो भविष्य काल से कुछ लेना है, ना तो भूतकाल से कुछ लेना है। हमको किससे लेना है, तो हमको वर्तमान काल से लेना है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में हुआ। देखिए, अब ऑप्शन देखिए, उसने कल फल खा लिए थे। तो कल मतलब जो बीत गया, और बीत गया जो उसे क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। तो पहला ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए, जो दूसरा ऑप्शन है, मैं आपका पत्र पढ़ रहा हूं।
बी वाला ऑप्शन सही है। मैं आपका पत्र पढ़ रहा हूं, वर्तमान में क्रिया हो रही है, वर्तमान में मैं पत्र पढ़ रहा हूं, किसका पत्र पढ़ रहा हूं, तो आपका पत्र पढ़ रहा हूं। वर्तमान में मैं आपका पत्र पढ़ रहा हूं, मतलब मैं क्रिया कर रहा हूं, पढ़ने की क्रिया कर रहा हूं, इसलिए वर्तमान काल कहलाता है। और सुनिए, मैं ये भी बताया था कि जिस क्रिया के अंत में, जिस या मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है शब्द में, तो हमेशा हमेशा वर्तमान काल होता है। कौन सा काल होता है मित्रों? वर्तमान काल होता है। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए राहुल ने आधा लीटर दूध पी लिया। राहुल ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब आधा लीटर में देखिए रेखा किया गया है, फिर रेखांकित में, ठीक है, रेखांकित में विशेषण है, मतलब रेखांकित किया हुआ शब्द में, रेखांकित किए हुए शब्द में कौन सा विशेषण है, तो आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध। अब देखिए गुणवाची विशेषण बिल्कुल नहीं, तीखा मीठा ये सब गुण है, तेज बोलना दौड़ना ये सब क्या है, गुण है। अब देखिए संख्या, यहां पर संख्या भी नहीं हो सकता, संख्यावाचक विशेषण गलत है, सार्वनामिक विशेषण गलत है, प्रश्न आता है, क्योंकि आधा लीटर एक मात्रा है। हमने कहा कि आप कितना लीटर दूध पी लेते हो, कितनी मात्रा है दूध पीने, कितनी मात्रा में दूध पी ले सकते हो। आप क्या कहते हो कि मैं आधा लीटर दूध पी सकता हूं, मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूं। तो मात्रा परिमाण का मतलब होता है मात्रा, आधा लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो भी है, ठीक है, ये भी मात्रा बताता है। तो यहां पर आधा लीटर परिमाणवाचक विशेषण होगा, आधा लीटर परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है मित्रों, तो ये क्लास आज यहीं पर समाप्त की जा रही है। बाकी आगे का जो न्यू टॉपिक लेकर आऊंगा वो बहुत ही रुचिकर होगा, बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही मनोरंजक क्लास होगी। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना, धन्यवाद।